हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिविल स्टाफ। तो आज है हमारा 10th लेक्चर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन इकोनॉमी का। इन लेक्चर सीरीज के अंडर वी आर कवरिंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम 1995 टिल 2018 ऑफ द इकोनॉमी सेक्शन, राइट। तो पहले हमने आपको 9 लेक्चर्स डिलीवर कर दिए हैं। पहले 3 लेक्चर्स में भी डिस्कस्ड द क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम द टॉपिक्स ऑफ introduction and growth and development. Then the next two lectures, lecture 4 and lecture 5, we completed the questions that were asked asked from the chapter of economic planning. Then the lecture 6 and 7, we discussed the questions that were asked from the topic of inflation and business cycle, and then we started with agriculture, right. तो पिछले 2 lectures के अंदर हमने 14 questions already discuss कर लिए हैं agriculture के, जो UPSC ने आपसे 95 से लेकर 2018 तक UPSC प्रीलिम्स के अंदर पूछे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 टू क्वेश्चन नंबर 19, और इसके साथ हम एग्रीकल्चर का चैप्टर भी खत्म करेंगे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके बाद विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले लेट मी रिमाइंड यू गाइस दैट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर एज वेल कि जो भी इनपुट्स हैं फार्मर के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम लैंड, लेबर, कैपिटल, इंफॉर्मेशन, सीड्स, इंश्योरेंस, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इरिगेशन, मशीनरी एज वेल एज डिमांड इन द मार्केट, ये सब इनपुट्स क्रिटिकल इनपुट्स रहती हैं फार्मर के लिए, सो दैट द फार्मर कैन टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट टू ग्रो, हाउ मच टू ग्रो, फॉर हुम टू ग्रो, राइट। तो ये जो इकोनॉमिक डिसीजंस हैं जो फार्मर ने लेने हैं वो इन इनपुट्स की अवेलेबिलिटी पे, इन इनपुट्स की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इन इनपुट्स के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम अगर है, या कोई भी सर्वे अगर होता है, या कोई भी करंट के अंदर न्यूज़ आती है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहती है, राइट। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगला क्वेश्चन जो है दैट इज ऑन द सीड रिप्लेसमेंट रेट। तो जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो आपकी कौन सी इनपुट से लिंक हो रहा है? यहाँ पर सीड्स की इनपुट है। देखिए इनपुट्स के अंदर क्या है? सीड्स, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी। तो जैसे ही आपको इन इनपुट्स के बारे में सारी नॉलेज होगी, आपके कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर एज वेल एज मेंस के अंदर गलत नहीं होगा, आपको आता होगा, बिकॉज क्वेश्चन यूपीएससी ने यहीं से डालना है। यही वो इनपुट्स हैं जो कि फार्मर यूज़ करता है अपनी क्रॉप्स को उगाने के लिए, अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी के डिसीजंस को लेने के लिए। और ये इनपुट्स पे जो भी न्यूज़ है, जो भी स्कीम है, जो भी कोई करंट के अंदर हैपनिंग है, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये जो क्वेश्चन था ये यूपीएससी ने 2014 में पूछा था, और ये था सीड रिप्लेसमेंट रेट के ऊपर। क्वेश्चन क्या है? In the context of food and nutritional security of India, enhancing the seed replacement rates of various crops helps in achieving the food production targets of the future. But what are the constraint or constraints in its wider greater implementation? ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है उसको बढ़ाना, उसको एनहांस करना फूड सिक्योरिटी एज वेल एज न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन सीड रिप्लेसमेंट रेट को बढ़ाने में कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं? आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों में से कौन से कंस्ट्रेंट्स हैं इंडिया में सीड रिप्लेसमेंट रेट को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सीड रिप्लेसमेंट रेट एक्चुअली में होता क्या है, राइट। वो हम अगले स्लाइड में देखेंगे। अगर आपको ये नहीं भी पता कि सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, फिर भी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए एलिमिनेशन मेथड के थ्रू। तो पहली स्टेटमेंट चेक करते हैं कंस्ट्रेंट की। पहली स्टेटमेंट ये बोल रही है कि इंडिया के अंदर देयर इज नो नेशनल सीड्स पॉलिसी इन प्लेस। अगर आपको ये नहीं भी पता कि सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या होता है, आपको ये पता होना जरूरी है कि इंडिया की नेशनल सीड पॉलिसी है। 2002 में गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई थी, उसके बाद कोई नई पॉलिसी नहीं आई है सीड्स को लेके, वही लेटेस्ट पॉलिसी है। तो आपकी फर्स्ट जो ऑप्शन है या फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। तो ऑब्वियसली आपके आंसर के अंदर 1 नहीं आना चाहिए, तो आपका ए ऑप्शन एलिमिनेट हो जाती है। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए या सेकंड स्टेटमेंट देखिए। यहाँ पर क्या है कि देयर इज नो पार्टिसिपेशन of private sector seed companies in the supply of quality seeds of vegetables and planting materials of horticultural crops। अब यहाँ पर क्या है, बिल्कुल एक स्टेटमेंट ऐसी दी गई है कि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज की या प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनीज की पार्टिसिपेशन ही नहीं है, देयर इज नो पार्टिसिपेशन एट ऑल। तो ऐसा भी ट्रू नहीं है, इंडिया के अंदर पब्लिक सेक्टर सीड कंपनीज भी हैं और प्राइवेट सेक्टर सीड कंपनीज भी हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो जाती है, तो आपके आंसर के अंदर 2 भी नहीं आना चाहिए। तो आपका ए ऑप्शन हमने पहले एलिमिनेट कर दी थी बिकॉज 1 नहीं आना चाहिए और 2 नहीं आना चाहिए, तो हमने सी ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर दिया। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या बनता है? 3 ओनली, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि ये आपको अगर सीड रिप्लेसमेंट रेट नहीं भी पता तो भी आपको ये नॉलेज तो जरूर होगी कि इंडिया के अंदर क्वालिटी सीड्स को लेके डिमांड सप्लाई मिसमैच है। डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई ऑन द अदर हैंड क्वालिटी सीड्स की कम है। तो देयर इज अ डिमांड सप्लाई गैप रिगार्डिंग क्वालिटी सीड्स इन केस ऑफ लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप्स। तो जो लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप्स हैं, जैसे कि फूड क्रॉप्स हैं, पैडी हो गया आपका, वीट हो गया आपका, तो उसके अंदर स्पेशली इंडिया के अंदर डिमांड सप्लाई मिसमैच है। तो थर्ड जो आपकी स्टेटमेंट है दैट इज ट्रू, इसलिए आपका आंसर बना बी यानी कि 3 ओनली।
सबसे पहले ये जानते हैं कि सीड रिप्लेसमेंट रेट होता क्या है। अब ये क्या है, एक रेशो है, इट इज अ परसेंटेज ऑफ एरिया सोन आउट ऑफ द टोटल एरिया ऑफ क्रॉप प्लांटेड इन द सीजन बाय यूजिंग सर्टिफाइड क्वालिटी सीड्स अदर दैन द फार्म सेव्ड सीड। तो जो फार्मर है वो अपनी फसल को उगाने के लिए कुछ तो सर्टिफाइड क्वालिटी सीड्स नए खरीद सकता है, और कुछ जो उसने ऑलरेडी अपनी फसल पिछले सीजन में की थी वहां से सेव किए हुए सीड्स को यूज कर सकता है। तो सीड रिप्लेसमेंट रेट क्या है, उसकी रेशो है कि कितने एज अ टोटल जो उसने अपना क्रॉप प्लांट किया उसमें से टोटल में से उसने कितने परसेंटेज वो क्रॉप सर्टिफाइड या क्वालिटी सीड्स को नए खरीद कर प्रोड्यूस किया। तो इट इज अ रेशियो ऑफ द न्यू सीड्स दैट द फार्मर टेक्स अपॉन द फार्म सेव्ड सीड्स, राइट। तो ये परसेंटेज है उस चीज की। उसके बाद क्या है सेकंड स्टेटमेंट की जो सीड रिप्लेसमेंट रेट है ये क्या डिनोट करता है, इट डिनोट्स हाउ मच ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया वाज सोन विद सर्टिफाइड सीड्स इन कंपैरिजन टू फार्म सेव्ड सीड्स। कितने जो उसने अपना एरिया के अंदर जो क्रॉपिंग करी, कितनी क्रॉपिंग वो सर्टिफाइड सीड से करी या फिर नए जो सीड्स लिए मार्केट से उससे करी, इन कंपैरिजन टू जो सीड्स उसने फार्म में से ही सेव कर लिए थे उससे करी। ये उसकी रेशो है। अगेन 1 और 2 एक ही स्टेटमेंट है या एक ही डेफिनेशन है सीड रिप्लेसमेंट रेट की। फाइन। उसके बाद आपने ये दिमाग में रखना है कि जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उस लेवल के ऊपर नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन ये काम करती हैं इंडिया के अंदर टू प्रोड्यूस क्वालिटी सीड्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द सेम टू द फार्मिंग कम्युनिटी। तो पब्लिक सेक्टर कंपनीज भी हैं। पब्लिक सेक्टर लेवल पर कौन सी है, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन है, स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन है, स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन है। तो ये तीन जो कॉर्पोरेशंस हैं ये काम करती हैं पब्लिक सेक्टर लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे क्वालिटी सीड्स को प्रोड्यूस करने में और उसको सब्सिडाइज रेट्स पे ठीक रेट के ऊपर फार्मिंग कम्युनिटी तक डिस्ट्रीब्यूट करने में, पहुंचाने में। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर कंपनीज भी हैं इंडिया के अंदर जो क्वालिटी सीड्स प्रोड्यूस करती हैं और उनको डिस्ट्रीब्यूट करती हैं फार्मर्स को। उसके बाद जो इंडिया की नेशनल सीड्स पॉलिसी है, मैंने आपको क्वेश्चन में बताया 2002 की पॉलिसी है, ये क्लियरली एम्फसाइज करती है दैट इट हैज बिकम एविडेंट दैट इन ऑर्डर टू अचीव द फूड प्रोडक्शन टारगेट्स ऑफ द फ्यूचर अ मेजर एफर्ट विल बी रिक्वायर्ड टू एनहांस द सीड रिप्लेसमेंट रेट्स ऑफ वेरियस क्रॉप्स। बिकॉज ये माना जाता है कि जब हम न्यू सीड्स, सर्टिफाइड सीड्स, क्वालिटी सीड्स यूज करते हैं तो ज्यादा प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी आती है क्रॉप की एज कंपेयर टू द फार्म सेव्ड सीड। ऑल्दो ये हमेशा ट्रू नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर फार्म सेव्ड सीड यूज किया जा रहा है फार्मर के द्वारा तो प्रोडक्टिविटी कम ही रहेगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जनरली ये ट्रू माना जाता है कि अगर आप क्वालिटी सीड्स यूज करते हो, सर्टिफाइड क्वालिटी सीड्स यूज करते हो, तो जो क्रॉप की आउटपुट है, जो उसकी प्रोडक्शन है, जो उसकी प्रोडक्टिविटी है, दैट इज मोर एज कंपेयर टू द सीड्स विच हैव बीन सेव्ड फ्रॉम द फार्म फ्रॉम द प्रीवियस साइकिल। फाइन। तो जो नेशनल सीड्स पॉलिसी है वो ऑलरेडी इस चीज को एम्फसाइज कर रही है कि हमने सीड रिप्लेसमेंट रेट को एनहांस करना है या बढ़ाना है, और यही स्टेटमेंट आपके क्वेश्चन के अंदर भी थी, एनहांसिंग द सीड रिप्लेसमेंट रेट। और यहां पर था देयर इज नो नेशनल सीड्स पॉलिसी इन प्लेस, जबकि हमारे पास तो नेशनल सीड्स पॉलिसी है 2002 की। उसके बाद जो पब्लिक सेक्टर जो आपकी सीड कॉर्पोरेशंस हैं वो लिमिटेड है ज्यादातर क्वालिटी सीड्स प्रोड्यूस करने में ऑफ ओनली द लो वैल्यू फूड ग्रेन क्रॉप्स, लो वैल्यू लेकिन हाई वॉल्यूम। तो जो पब्लिक सेक्टर सीड कंपनीज है, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि कौन सी है, नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन है, स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन है, स्टेट सीड्स कॉर्पोरेशन हैं। ये ज्यादातर जो अपना काम कर रही हैं वो लो वैल्यू बट हाई वॉल्यूम फूड ग्रेन क्रॉप्स में काम कर रही हैं। और जो प्राइवेट सेक्टर है वो ज्यादा कहां पे काम कर रहा है, बिकॉज जो प्राइवेट सेक्टर है वो हाई वैल्यू क्रॉप्स में ज्यादा काम कर रहा है, बिकॉज वो प्रॉफिट ओरिएंटेड रहेगा। इसलिए आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट थी, देयर इज अ डिमांड सप्लाई गैप रिगार्डिंग क्वालिटी सीड्स इन केस ऑफ लो वैल्यू एंड हाई वॉल्यूम क्रॉप्स, बिकॉज यहां पर प्राइवेट सेक्टर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशन ज्यादा काम कर रही है, इसलिए यहां पर डिमांड सप्लाई मिसमैच है, डिमांड सप्लाई गैप है, इसीलिए हमारी थर्ड स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के अंदर ट्रू थी। फाइन। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब एक और क्वेश्चन देखिए, ये आपसे पूछा था यूपीएससी ने 1999 में, और ये टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी के साथ लिंक्ड है। अगेन सीड क्रिटिकल इनपुट फार्मर के लिए, क्वेश्चन यहां से अगेन सीड के ऊपर आया है और ये भी सीड रिप्लेसमेंट रेट के साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ऑल्दो सेम क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यूपीएससी में पूछा जाएगा, लेकिन सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर या सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी को यूज करके, डिफरेंट स्टेटमेंट को यूज करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंडियन फार्मर्स आर अनहैप्पी ओवर द इंट्रोडक्शन ऑफ टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी बिकॉज द सीड्स प्रोड्यूस्ड बाय दिस टेक्नोलॉजी आर एक्सपेक्टेड टू। और ये 1999 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन आज भी पूछा जा सकता है, टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन आज भी आ सकता है, राइट। टर्मिनेटर सीड्स क्या होते हैं?
टर्मिनेटर सीड्स वो सीड्स होते हैं जो कि दोबारा से सो नहीं किए जा सकते, या फिर टर्मिनेटर सीड से जो प्लांट होगा वो अपने सीड्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट। सबसे पहले इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं, क्वेश्चन पे मैं दोबारा आऊंगा। तो टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी क्या होती है? इट इज द जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स टू मेक देम प्रोड्यूस स्टेराइल सीड्स, मतलब कि जो फार्म सेव्ड सीड्स हैं उनको हम यूज नहीं कर सकते नेक्स्ट सोइंग के अंदर, बिकॉज जो सीड्स प्रोड्यूस हुए हैं अब वो स्टेराइल हैं, वो सुसाइड सीड्स हैं, उनसे सोइंग नहीं हो सकती, उनके अंदर कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं है। और टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी का जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है, जो ऑफिशियल टर्म है, वो क्या है? जेनेटिक यूज रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी। रिस्ट्रिक्शन का मतलब कि जो आपके सीड्स अब प्रोड्यूस हो रहे हैं क्रॉप के द्वारा, दे आर स्टेराइल एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड अगेन। तो आपसे जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन कैन से टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी, द क्वेश्चन कैन ऑल्सो से जेनेटिक यूज रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी, बोथ मीन द सेम। फाइन। उसके बाद जो टर्मिनेटर सीड्स होंगे, क्योंकि वो दोबारा सो नहीं हो सकते, इसलिए फार्मर को हमेशा सोइंग से पहले नए सीड्स ही खरीदने पड़ेंगे। अब फार्म सेव्ड सीड्स फार्मर यूज नहीं कर पा रहा, उसको हर बार नए सीड्स खरीदने हैं, तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट जो है वो सीड कंपनीज का बढ़ेगा और फार्मर की जेब से पैसे ज्यादा जाएंगे, क्योंकि वो फार्म सेव्ड सीड्स को यूज नहीं कर पा रहा अपने नेक्स्ट क्रॉपिंग साइकिल के अंदर, अपने नेक्स्ट सोइंग सीजन के अंदर। इसलिए जो सीड रिप्लेसमेंट रेट होगा या सीड रिप्लेसमेंट रेशियो होगा ऐसे सीड्स का, वो 100% होगा, क्योंकि आप कोई भी सीड फार्म सेव्ड यूज नहीं कर सकते, बिकॉज जो नए सीड्स प्रोड्यूस हुए हैं पुराने सीड्स के द्वारा वो तो स्टेराइल हैं, राइट। वो सुसाइड सीड्स हैं, उनसे कुछ आउटपुट हो ही नहीं सकती, उनसे क्रॉप उग ही नहीं सकता। इसलिए आपको हर बार 100% नए सीड्स खरीदने पड़ेंगे, सर्टिफाइड सीड्स खरीदने पड़ेंगे, क्वालिटी सीड्स 100% सारे के सारे नए खरीदने पड़ेंगे, सो एज टू कंटिन्यू योर क्रॉपिंग। इसीलिए जो पुअर फार्मर्स हैं वो, जो कि इस हर बार नए सीड्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो इस टेक्नोलॉजी को अपोज करते हैं। सो दिस टेक्नोलॉजी या टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी या GURT इज अपोज्ड बाय फार्मर्स एट लार्ज। अब इस क्वेश्चन को देखिए कि इंडियन फार्मर्स अनहैप्पी क्यों होंगे? बिकॉज दीज सीड्स गिव राइज टू सेक्सुअली स्टेराइल प्लांट्स। यही तो मैंने यहाँ पे पढ़ाया कि दीज प्रोड्यूस स्टेराइल सीड्स, मतलब यहाँ पर स्टेराइल प्लांट्स बनेंगे, उनको आप दोबारा से नहीं यूज कर सकते इन द नेक्स्ट सीजन, आपको नए सीड्स ही खरीदने पड़ेंगे, राइट। तो आपको ये चीज पहला और सेकंड क्वेश्चन सीड रिप्लेसमेंट रेट के ऊपर ही है कहीं ना कहीं, और टर्मिनेटर सीड टेक्नोलॉजी भी सीड रिप्लेसमेंट रेट के साथ ही लिंक्ड है, बिकॉज इस टेक्नोलॉजी के साथ क्या होता है, जो आपका सीड रिप्लेसमेंट रेट है वो 100% हो जाता है, जो कि पुअर फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब ये है आपका नीम कोटेड यूरिया के ऊपर। अब मैंने आपको इनपुट्स के अंदर क्या बताया था? इनपुट्स के अंदर एक क्रिटिकल इनपुट क्या थी? फर्टिलाइजर्स, और यूरिया क्या है? फर्टिलाइजर। तो क्वेश्चन किसके ऊपर आया? नीम कोटेड यूरिया। तो आप ये देख सकते हैं कि जो भी इनपुट्स मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताई हैं उनके ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के स्कीम के ऊपर, नीम कोटेड यूरिया के ऊपर, गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर, ऐसे क्वेश्चंस इनपुट के साथ रिलेट होकर ही पूछे जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे यूपीएससी ने 2016 के अंदर पूछा था। उस टाइम पर नीम कोटेड यूरिया न्यूज के अंदर काफी ज्यादा था, और उस साल के इकोनॉमिक सर्वे ने भी इस चीज को मेंशन किया था कि नीम कोटेड यूरिया यूज किया जाना चाहिए एग्रीकल्चर के अंदर। अब इसमें क्वेश्चन में यह पूछा यूपीएससी ने कि व्हाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर, की इसमें ऐसी क्या खास बात है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी यूज को प्रमोट कर रही है इन एग्रीकल्चर। अब यूरिया हम सब जानते हैं एक नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर है, तो उसकी नीम कोटिंग करने से, यूरिया की नीम कोटिंग करने से ऐसा क्या फायदा मिल जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको प्रमोट कर रही है? ऑप्शंस देखते हैं। Release of neem oil in the soil increases nitrogen fixation by the soil microorganisms. B क्या है? Neem coating slows down the rate of dissolution of urea in the soil. थर्ड ऑप्शन क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड विच इज अ ग्रीन हाउस गैस इज नॉट एट ऑल रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर बाय क्रॉप फील्ड्स। अब यहां पर क्या है? एक बहुत ही क्या बोलूं, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है। तो नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नाइट्रस ऑक्साइड जो कि ग्रीन हाउस गैस है रिलीज ही नहीं होती अगर हम नीम कोटेड यूरिया यूज करते हैं, राइट। तो जैसे ही एक स्वीपिंग स्टेटमेंट आपके सामने आती है, आपके कान खड़े होने चाहिए, चाहे वो ओनली वर्ड हो, चाहे वो नॉट एट ऑल वर्ड हो, चाहे वो विल वर्ड हो। तो यहां पर क्या हो रहा है? नॉट एट ऑल वर्ड आ रहा है कि नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होती ही नहीं है भाई अगर हम नीम कोटेड यूरिया यूज करते हैं एज अ फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर। और चौथी ऑप्शन क्या है? कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वीडिसाइड एंड अ फर्टिलाइजर फॉर पर्टिकुलर क्रॉप्स, राइट। तो ये जो चीज है आपको इसमें से बताना है। अब ये वाली क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैकेनिज्म पता होना चाहिए कि जब भी हम यूरिया डालते हैं सॉइल के अंदर तो क्रॉप्स उसको टेकअप कैसे करते हैं, पहले वो मैकेनिज्म समझते हैं, राइट। ये है यूरिया का बैग, इसके अंदर 46% नाइट्रोजन है, राइट। तो यूरिया जो है आपका नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है और मोस्ट कॉमनली यूज नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। आपने ये नहीं मानना कि यूरिया इज द ओनली नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर, ये गलत होगा, लेकिन यूरिया इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। इसके अंदर 46%, 40% नाइट्रोजन कंटेंट होता है। जब हम यूरिया को अप्लाई करते हैं सॉइल में एज अ फर्टिलाइजर, तब क्या होता है? तब
पानी के साथ वो अप्लाई किया जाता है, तो हाइड्रोलिसिस के थ्रू वो ब्रेक हो जाता है इनटू अमोनियम आयन यानी कि NH4 पॉजिटिव। राइट, जब अमोनियम आयन में ब्रेक डाउन हो जाता है उसके बाद एक प्रोसेस स्टार्ट होता है नाइट्रिफिकेशन का। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में क्या होगा, जो अमोनियम आयन बना था हाइड्रोलिसिस के द्वारा, यूरिया गॉट कन्वर्टेड इनटू अमोनियम आयन, वो पहले बनेगा नाइट्राइट में, फिर वो कन्वर्ट होगा इनटू नाइट्रेट। तो ऑक्सीडेशन होगी अमोनियम आयन की, नाइट्राइट बनेगा पहले, NO नेगेटिव NO2 नेगेटिव, उसके बाद बनेगा नाइट्रेट यानी कि NO3 नेगेटिव। अब नाइट्रेट में जब वो कन्वर्ट होगा यूरिया, तब वो टेकअप किया जाएगा क्रॉप्स के द्वारा एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो जो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स हैं, सारे क्रॉप्स नहीं, आपने ये गलती भी नहीं करनी, सारे क्रॉप्स नहीं यूज करते नाइट्रेट को एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। कई क्रॉप्स जो हैं वो अमोनियम आयन को भी यूज करते हैं, जैसे कि पैडी है, पैडी यूजेस दिस अमोनियम आयन एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं दे यूज नाइट्रेट एज अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। राइट, तो ये नाइट्रेट वाली चीज को पिकअप करते हैं प्लांट्स। तो यूरिया से हमने नाइट्रेट बनाना है बेसिकली। राइट, अगर हम नीम कोटेड यूरिया बनाते हैं तो क्या होगा कि जो ये वाला प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन वाला यानी कि कन्वर्जन ऑफ अमोनियम आयन इनटू नाइट्रेट, ये स्लो डाउन हो जाता है। ये स्लो डाउन होने के फायदे क्या है, अगर ये स्लो डाउन हो जाता है प्रोसेस, तो प्लांट को ज्यादा टाइम मिलता है नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर ये प्रोसेस फटाफट हो जाएगा तो क्या होगा, जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है NUE, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर ये प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन का तेज है, रैपिड है, तो जो अमोनियम आयन कन्वर्ट हो रहा है इनटू नाइट्रेट, बीच में नाइट्राइट बन रहा है फिर नाइट्रेट बन रहा है, ये अगर रैपिड प्रोसेस होगा तो जो जो नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है वो अराउंड 40 to 50% ही रह जाएगी। राइट, उससे क्या होगा कि जो आधा नाइट्रोजन है वो आपका या तो इन्वायरमेंट में चला जाएगा, या वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा, या वो सॉइल में ही रह जाएगा, उसको प्लांट्स टेकअप नहीं कर पाएंगे। अगर हम नीम कोटिंग करते हैं यूरिया की, तो जो नाइट्रिफिकेशन वाला प्रोसेस है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है, इसको नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर कहा जाता है। तो नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर है वो नीम है यूरिया के अंदर, तो अगर नीम कोटिंग कर देंगे तो नाइट्रिफिकेशन वाला प्रोसेस स्लो हो जाएगा। अगर ये प्रोसेस स्लो होगा तो प्लांट्स को ज्यादा टाइम मिलेगा अपने नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करने के लिए, और जो इसकी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी है फर्टिलाइजर की वो इंक्रीज हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं, व्हाई डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट द यूज ऑफ नीम कोटेड यूरिया इन एग्रीकल्चर। अब यहां पर आप बी ऑप्शन देखिए, नीम कोटिंग स्लोज डाउन द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल। अगर रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ यूरिया इन द सॉइल स्लो डाउन होता है मतलब नाइट्रिफिकेशन वाला प्रोसेस स्लो डाउन होता है। अगर नाइट्रिफिकेशन वाला प्रोसेस स्लो डाउन होता है मतलब अमोनियम आयन से नाइट्रेट जो बनना है ये वाला प्रोसेस स्लो डाउन होता है। अगर ये प्रोसेस स्लो डाउन होता है तो प्लांट्स को ज्यादा टाइम मिलता है नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करने का। अगर ज्यादा टाइम मिलता है और ज्यादा एब्जॉर्ब करते हैं तो क्या होता है, नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी बढ़ती है। और ये NUE टेक्निकली है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ अप्लाइड नाइट्रोजन दैट इज एब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय द प्लांट। तो जितना हमने अप्लाई किया है उसकी कितनी फ्रैक्शन यूज कर रहा है प्लांट, एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट। हमने 100 ग्राम अप्लाई किया, उसने 50 ग्राम एब्जॉर्ब किया, मतलब उसकी नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी 50% है। तो जो नीम कोटेड यूरिया है उससे नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज नाइट्रिफिकेशन वाला प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। राइट, ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये आपसे यूपीएससी ने 2018 के अंदर पूछा था। ये क्या है, NSSO का 70th राउंड ऑफ सर्वे हुआ था, और वो सर्वे था सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स। अब आप यहाँ पर आपको ये बात दिमाग में रखनी है कि ये जो सर्वे हुआ था ये 2014 में हुआ था, और क्वेश्चन कब आया है, 2018 के अंदर। इसलिए NSSO के सारे सर्वेस को याद करना, उसके हर डेटा को याद करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे एलिमिनेशन से सॉल्व होता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन हमें छोड़ना चाहिए। इस क्वेश्चन को कभी भी बेंचमार्क बना के अपनी तैयारी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो इस क्वेश्चन के पीछे पड़ जाएंगे और इसी क्वेश्चन को बेंचमार्क बना देंगे, और फिर वो क्या करेंगे, जितने भी सर्वे हो रहे हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो NSSO कर रहा है चाहे वो कोई और बॉडी कर रही है, वो हर सर्वे के ऊपर जाएंगे, उसके हर डेटा पॉइंट को याद करेंगे, और फिर यूपीएससी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगी जो आपके इतना पढ़ने के बावजूद भी आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम के अंदर होते हैं। कभी कभी वो क्वेश्चंस एलिमिनेशन से सॉल्व हो जाते हैं, अगर वो एलिमिनेशन से सॉल्व नहीं हो रहे तो उनके आगे हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाना चाहिए। उन क्वेश्चंस को कभी भी बेंचमार्क बनाकर अपनी तैयारी नहीं करनी चाहिए। तो ये सर्वे मैंने आपको पहले बताया कि 2014 का सर्वे था, 2014 में इसका डेटा आया था, और क्वेश्चन यूपीएससी ने आपसे 2018 में पूछा। कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन से सॉल्व करने की। तो पहली स्टेटमेंट क्या है, पहली स्टेटमेंट ये है कि इस सर्वे के अकॉर्डिंग राजस्थान हैज द हाईएस्ट परसेंटेज शेयर ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स अमंग्स्ट इट्स रूरल हाउसहोल्ड्स। सबसे पहले आप ये चेक कीजिए कि कौन सी स्टेटमेंट सारी ऑप्शंस के अंदर है, कि अगर हम एक उसको एलिमिनेट कर दें तो हमारी बात बन जाएगी। 2 जो है वो 3 के अंदर है,
3 जो है वो भी 3 के अंदर है, 1 2 के अंदर ही है, तो हम एक बार 2 चेक करते हैं और 3 को चेक करते हैं, बिकॉज 2 जो है वो 3 ऑप्शंस के अंदर है और 3 भी आपके 3 ऑप्शंस के अंदर है। अगर हम इनमें से ढूंढ लें कि कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है तो हमारा आंसर निकल आएगा। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, आउट ऑफ द टोटल एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स इन द कंट्री अ लिटल ओवर 60% बिलोंग टू ओबीसीज, कि जितने भी इंडिया के अंदर कंट्री के अंदर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स हैं टोटल, उनमें से अ लिटल ओवर 60% मतलब 60% से थोड़ा सा ज्यादा ओबीसीज को बिलोंग करते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा कैच ये है, अगर आप थोड़ा सा यहां पे कॉमन सेंस लगाएं कि इंडिया में ओबीसीज की टोटल पॉपुलेशन कितनी है, राइट, क्या उनका हो सकता है ये कि 60% से भी ज्यादा टोटल एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स ओबीसीज को ही बिलोंग कर रहे हो, तो ये स्टेटमेंट को आप शायद उस टाइम पर एग्जाम के प्रेशर के अंदर भी शायद आप एलिमिनेट कर पाए कि यार ये चीज थोड़ी सी फारफेज लग रही है कि ओबीसी की पॉपुलेशन तो इंडिया में 60% तो नहीं है, कम है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स जितने भी इंडिया में टोटल हैं उनमें से 60% से ज्यादा ओबीसी को ही बिलोंग कर रहे हैं, राइट। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो ये ट्रू हो सकता है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे कॉमन सेंस लगाए, एलिमिनेशन के थ्रू यहाँ पर तुक्का मारने की कोशिश करें, तो हम 2 को एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर 2 एलिमिनेट होती है तो हमारी ए, बी और डी ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाती है। इसी से हमारा आंसर निकल सकता है सी, यानी कि 1 एंड 3 ओनली। लेकिन ये जो मैंने आपको तुक्का मारने वाली चीज सिखाई, ये आपको कि पेपर हो चुका है, मुझे बातें ज्यादा आ रही हैं तो मैं आपको ये चीज बता पा रहा हूं, लेकिन शायद एग्जाम प्रेशर के अंदर हम इतना नहीं सोच पाते। इसलिए मेरी आपको राय ये रहेगी कि अगर आपसे तुक्का नहीं लग रहा, आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो इट्स बेटर दैट यू लीव सच क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। ये 2014 की रिपोर्ट है, क्वेश्चन 2018 में आया था, मैंने यहाँ पर पीआईबी का स्क्रीनशॉट भी डाला है। मॉस्पी ने ये रिलीज किया था, प्रेस रिलीज आया था पीआईबी पे, की इंडिकेटर्स ऑफ सिचुएशन ऑफ एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड्स इन इंडिया 19 दिसंबर 2014। तो 2014 का सर्वे क्वेश्चन 2018 के अंदर आ रहा है, राइट। लेकिन इस क्वेश्चन को आपने कभी भी बेंचमार्क नहीं मानना अपनी तैयारी के लिए, ये चीज आपने जरूर याद रखनी है। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से सॉल्व कीजिएगा, ये क्लियरली एलिमिनेशन से सॉल्व हो रहा है, और ये क्वेश्चन आपसे पूछा था 2016 में यूपीएससी ने। ये क्या बोल रहा है कि जो फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है एफएओ, इट अकॉर्ड्स द स्टेटस ऑफ GIAHS, यानी कि ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम्स। व्हाट इज द ओवरऑल गोल ऑफ दिस इनिशिएटिव, कि जो एफएओ का GIAHS देने का जो सिस्टम है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम्स को, उस सिस्टम का बेसिकली एम क्या है, उस इनिशिएटिव का क्या एम है। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, टू प्रोवाइड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स एंड फाइनेंशियल सपोर्ट टू लोकल कम्युनिटीज ऑफ आइडेंटिफाइड GIAHS so as to greatly enhance their agricultural productivity। यहां पर एक कीवर्ड है greatly enhance their agricultural productivity, थोड़ी बहुत एनहांस नहीं करनी, बहुत ज्यादा एनहांस कर देनी है। चलिए स्टेटमेंट को भी पढ़ लिया, आगे देखते हैं। यहां पर एक कीवर्ड हमें लगा greatly, जो थोड़ा सा हमें लगा कि यार greatly बहुत ज्यादा एनहांस कर देनी, शायद ये गलत हो सकता है, कोई बात नहीं। अब इसको फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ के सेकंड पर आते हैं। टू आइडेंटिफाई एंड सेफगार्ड इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस। अब यहां पर क्या है, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल सिस्टम्स, यहां पर क्या है, टू आइडेंटिफाई एंड सेफगार्ड इको फ्रेंडली ट्रेडिशनल फार्म प्रैक्टिसेस एंड देयर एसोसिएटेड लैंडस्केपर्स, एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी एंड नॉलेज सिस्टम्स ऑफ द लोकल कम्युनिटीज। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, टू प्रोवाइड GI स्टेटस, जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस, टू ऑल द वैरायटीज ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन सच आइडेंटिफाइड GIAHS। यहां पर एक तो कीवर्ड आ गया ऑल, कि जितनी भी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होती है उन GIAHS के अंदर उन सब को जोग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस दे देना, यानी कि GI टैग दे देना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये पता है कि भाई GI टैग का एफएओ के साथ क्या लिंक, वो तो इंडिया की अपनी एक चीज है, उसका एफएओ के साथ या GIAHS के साथ कोई लिंक ही नहीं है। तो थर्ड ऑप्शन को आप स्ट्रेट अवे एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में डाउट भी हो रहा है तो भी आप थर्ड स्टेटमेंट को बहुत इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। ये क्वेश्चन इजी बन जाता है, ऑल्दो दिखने में क्वेश्चन लगता है डिफिकल्ट। तो GI जो टैग है, GI जो स्टेटस है, उसका एफएओ के साथ लिंक नहीं है, वो इंडिया खुद उसको अप्रूव करता है। उन जो प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग मिला है उनकी मार्केटेबिलिटी को, उनकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए और फार्मर की इनकम को इंक्रीज करने के लिए। तो 3 को अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो 3 जो है वो 3 ऑप्शंस के अंदर है, सी ए के अंदर भी 3 है, सी के अंदर भी 3 है और डी के अंदर भी 3 है। तो आपका करेक्ट आंसर बनता है यहां पर 2 ओनली। तो आपको ये एलिमिनेशन वाली चीज सीखनी है। सेकंड स्टेटमेंट में क्या था, ट्रेडिशनल वाली बात की हुई थी और क्वेश्चन में भी ट्रेडिशनल था। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या था, ग्रेटली एनहांस, तो ग्रेटली भी एक थोड़ा सा फारफेच्ड चीज लगती है। तो आपको एक तो ग्रेटली वाली चीज को यूज करके और GI वाली चीज को यूज करके यू कुड इजीली एलिमिनेट द ऑप्शंस एंड यू कुड कम अप विद द आंसर ऑफ 2 ओनली, दैट इज ऑप्शन बी।
अब GIAHS को थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स। सिर्फ एग्रीकल्चरल फील्ड की बात नहीं हो रही है, एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम की बात हो रही है। मतलब कि लैंड यूज सिस्टम, लैंडस्केप्स और वहां की कम्युनिटी भी, वो सब GIAHS का पार्ट बनते हैं। इसका एम क्या है? ग्लोबल एंड नेशनल रिकॉग्निशन की जो GIAHS डेजिग्नेट किए जाएंगे FAO के द्वारा, उनको ग्लोबली रिकॉग्नाइज करना, नेशनली रिकॉग्नाइज करना, उनको कंजर्व करना, प्लस उनकी सस्टेनेबल मैनेजमेंट करना, उनकी एसोसिएटेड बायोडाइवर्सिटी की, उनके नॉलेज सिस्टम्स की और उनके कल्चर्स की। तो कहीं भी ग्रेटली एनहांस कर देना उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इसका एम नहीं है, और GI स्टेटस दे देना वहां के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को, ये भी इसका एम नहीं है। राइट, तो इसका करेक्ट आंसर बना हमारा 2 ओनली। तो यहां पर हमारे आज के 5 क्वेश्चंस खत्म होते हैं। यही क्वेश्चंस हैं जो कि रेलेवेंट हैं 1995 से लेकर 2018 तक। कुछ और क्वेश्चंस भी थे लेकिन वो आज के डेट में रेलेवेंट नहीं है, तो वो मैंने स्किप किए हैं। इन क्वेश्चंस को क्विज फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए और इस PDF को, इस PPT की PDF को डाउनलोड करने के लिए प्लीज विजिट आवर साइट civilstaff.com। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।